नमस्ते। आज हम बात करते हैं लग्न के बारे में, क्योंकि हमने ज्योतिष डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस फ्रेम है, जहाँ से हमको सारी के सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में लग्न होता क्या है और इसका सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है और इसका परसेप्शन क्या है, मतलब इससे इसका मतलब क्या निकलता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहली बात तो अगर हम एक क्वेश्चन रेज करें कि भाई हम लोग बोलते हैं कि ईस्टर्न होराइजन में जिस समय किसी इंसान का जन्म होता है या फिर किसी एंटिटी का जन्म होता है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस खुल रहा है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, कुछ एसोसिएशन बन रही है या कोई भी और किस्म की संस्था बन रही है या फिर किसी कंट्री का निर्माण हो रहा है, तो ईस्टर्न होराइजन क्यों हम सबसे पहले इसको लेते हैं? ईस्टर्न होराइजन हम इसलिए लेते हैं, ईस्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो सबसे पहले पूर्व दिशा में आकर धरती पे हम लोगों को दर्शन देते हैं। और हमारा ये मानना है हिंदू धर्म में कि सूर्य देव की वजह से ही पूरी सृष्टि का जो भी हमारे स्कोप में आती है, अर्थ पर रहकर जिसको हम सृष्टि बोलते हैं, उसका पूरा निर्माण उसी की वजह से हुआ है और वो ही उसके पूरे पालन करता है, वो ही उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और वो ही उसको उसकी देखभाल करते हैं। एक तरह से जैसे वो उसको क्रिएट भी करते हैं और वो उसकी देखभाल भी करते हैं। और सूर्य देव जब किसी राशि में होते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है उस राशि के अंदर, और जो राशि के कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं, क्योंकि सारी राशियां सूर्य से बनी होती हैं। जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के कारक चंद्रमा होते हैं। तो इसलिए जैसे ही किसी इंसान का या किसी जीवन का या किसी एंटिटी का उदय होता है या फिर वो शुरू होता है, तो हम उसको ईस्टर्न होराइजन पे लेते हैं। ईस्टर्न होराइजन से हमको उसको देखना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली में ज़ोडिएक में ईस्टर्न होराइजन पे किसी भी समय पे किसी जगह पे अगर किसी का जन्म हुआ है और उसका या किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल्स अभी दिए, तो उसकी जो कुंडली है, उसका जो स्टार्टिंग जो पाइवोटल पॉइंट है, जो कि उसमें एक आइडेंटिटी देगा, उसको एक महसूस करवाएगा कि वो अपने आप में एक एंटिटी है, वो अपने आप में एक अलग चीज है दूसरों से, वो लगना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेस में, क्योंकि हम इंटरस्टेलर स्पेस को पूरा अपनी पृथ्वी से देख रहे हैं, तो स्पेस और टाइम की एक इक्वेशन है जिसको हम ज्योतिष में लग्न बोलते हैं। लग्न जब हम किसी जातक की बात करते हैं तो वो उसका सारा के सारा एटीट्यूड, वो जिंदगी के बारे में कैसे देखता है वो किस तरह से जिंदगी को लेता है, उसके जितने भी आइडियल्स हैं, उसके आइडियल्स बड़े आइडियल्स हैं, छोटे आइडियल्स हैं, वो कैसे उनको लेता है, उसका जितना भी आउटलुक है, वो किस तरह से जीवन को देखता है, किस तरह से वो चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है, और उसके अंदर की जितनी भी इनहेरिटेंस क्वालिटीज़ हैं जो कि उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं, जो उसको ये एहसास दिलाती हैं कि वो लोगों से अलग है, वो कुछ अलग है, वो जो मैं तत्व उसके अंदर क्रिएट करता है सारा के सारा, या किसी इंसान को एक सेल्फ ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये बोलता हूँ कि हाँ मैं गौरव दवे हूँ, तो मैं अपने आप को एक बॉडी के साथ सबसे पहले एसोसिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी बॉडी ही नहीं है और मेरा मन और आत्मा जुड़े हुए हैं तो मैं एक भूत हूँ और मैं इस पूरे संसार में विचरण कर रहा हूँ, पर मैं नॉर्मली नॉर्मल लोगों को मैं दिखूंगा नहीं, मैं विचरण यहाँ पे करता रहूंगा, तो वो एक अलग बात है। बट अगर किसी इंसान में पहली बात बॉडी ही नहीं होगी तो उसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, और बॉडी होने के बाद अगर उसमें मैं तत्व नहीं है
कि वो अपने आप में कुछ है, मैं गौरव दवे हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने आप के ऊपर फोकस करने का एक मेरे जहन में एक थॉट आता है। और इसी वजह से मेरा अपनी बॉडी के साथ एक लगाव है, जो कि एक सामान्य सी बात है। गीता में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो हमारी बॉडी है ये सिर्फ एक कपड़े हैं हमारी आत्मा के लिए। पर सिद्धांत को इतनी आसानी से समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत कॉन्टेम्पलेशन, बहुत ज्ञान और बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके बाद हम इस चीज को सहजता से समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लगना है, जो हमारे को आईएनएस, जो मेरा मैं तत्व जागृत करता है, वो एक किस्म का मेरे में अहंकार है। अहंकार शब्द को हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेंगे अभी यहाँ पे। ये ईगो नहीं है कि मैं किसी के ऊपर डोमिनेंस दिखाऊं और मैं अपने आप को सुपीरियर दिखाऊं। ये भी किसी का चरित्र हो सकता है, उसका इस किस्म का एटीट्यूड हो सकता है। बट अभी हम इसको अहंकार को आईएनएस की फॉर्म में लेंगे। और जैसे ही किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके मन, उसकी आत्मा एक बॉडी के अंदर आ जाती हैं, और उसकी जो आत्मा और उसका जो मन है वो फिजिकल फॉर्म में मदर के वूम में डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, हमारी ये जो आईएनएस है ये अपने आप में एक फोर्स की तरह हमारे ऊपर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है। हम जब ऑर्गेनाइज चैप्टर्स में गुणों के बारे में और तत्वस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये चीज और आराम से समझ में आ जाएगी। तो हम इस चीज को ध्यान में रखें कि लगना सबसे इंपॉर्टेंट पाइवोटल पॉइंट है और रेफरेंस फ्रेम है, जिससे हम सारी की सारी चीजों को देखते हैं। रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये होता है कि हम कहां से बैठ के चीज को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और वो रुकी हुई है और कोई वहां से भागता हुआ जा रहा है, या फिर कोई किसी और किस्म का मोशन हो रहा है, तो आप उस पूरी की पूरी चीज को अपनी गाड़ी में से, अपनी खिड़की में से बैठ के देख रहे हैं, और वो आपका रेफरेंस फ्रेम है। तो ऐसे तो ज्योतिष में बहुत सारे रेफरेंस फ्रेम हैं। अगर हम सारे के सारे रेफरेंस फ्रेम को यूटिलाइज करें और एंड में आके कंफ्यूज हो जाएं कि बेसिकली हमको चीज कहां से देखनी थी, तो बहुत दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए लगना एक सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस फ्रेम है, जिससे हमको सारी की सारी हॉरोस्कोप को एक पाइवोटल पॉइंट बना के, रेफरेंस फ्रेम बना के उसको देखना चाहिए। लगना इंसान की बॉडी भी है, और जो ये सारे हाउसेस होते हैं लगना से, ये इंसान की सिचुएशंस बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान अगर पैदा हुआ है तो फर्स्ट हाउस उसका लगना, उसकी बॉडी, उसका एटीट्यूड, उसके आइडियल्स, ये सारी चीजें दिखाता है। तो जो भी इंसान पैदा हुआ है उसके पास ये चीजें जरूर होंगी। जो लोग बहुत उन्नत श्रेणी में पहुंच जाते हैं, जो कि ये समझ जाते हैं कि वो पूर्ण रूप से परमात्मा का ही पार्ट है, और परमात्मा जो उनके दिल में या उनकी आत्मा में वास करते हैं वो अलग नहीं है, और वो खुद भी परमात्मा है, उन लोगों के लिए लगना की इंपॉर्टेंस काफी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि और विवेक से वो लोग इस माया रूपी संसार को समझने लगते हैं। बट वो एक बहुत एडवांस स्टेज है। हम अभी नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास नॉर्मली नॉर्मल किस्म के लोग आने वाले हैं या आते हैं। ऐसे महान पुरुष इतनी आसानी से नहीं आते हैं। उसमें ज्योतिष के अपने खुद के भी कर्म होने चाहिए कि ऐसे महान पुरुष उनके पास आए और उनसे सलाह मशवरा करें। तो लगना जो होता है वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है। जैसे कोई भी आदमी अगर जीवित है तो उसका सेकंड हाउस होगा ही होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा धन या कुछ फूड स्टोर करके रखेगा। थर्ड हाउस उसमें कुछ पराक्रम होगा। फोर्थ हाउस उसके पास कुछ घर होगा या नहीं होगा। वो साधु है तो उसके पास घर नहीं होगा, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। फिफ्थ हाउस उसकी फॉलोइंग चिल्ड्रन या बच्चे होंगे, या उसमें कुछ बुद्धि होगी या कुछ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारी की सारी सिचुएशंस
इंसान की हम ये देखते हैं। 4th हाउस से उसकी मदर होगी, 9th हाउस से उसके फादर होंगे। ये भी हो सकता है कि उसको ये पता ही ना हो कि उसके मदर कौन है और उसके फादर कौन है, पर उस इंसान का इस धरती पर अगर जन्म हुआ है तो कोई ना कोई उसके मदर और कोई ना कोई उनके फादर जरूर होंगे। ये एक सिचुएशन है जो कि हम लग्न से देखते हैं। आगे हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लग्न है वो इंसान की एक सिचुएशन है। और ज्योतिष में बहुत सारे किस्म के लग्न होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को या रेफरेंस फ्रेम को हम यूटिलाइज करके कुंडली को देख सकते हैं और फिर उसको कोरिलेट कर सकते हैं नॉर्मल लग्न के साथ, जो कि जातक का असेंडेंट कहलाता है। अलग अलग तरह के जो लग्न होते हैं उसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण लग्न के बारे में कुछ जरा सा बेस टच कर दूं ताकि हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबको थोड़ा समझ में आ सके। आरूढ़ लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट लग्न होता है और ये इंसान का मटेरियल एग्जिस्टेंस दिखाता है। आरूढ़ जनरली पादास के नाम पे वर्ड यूज करा जाता है। पादा का मतलब होता है एक पैर और एक सिंबल। जैसे किसी मिट्टी पे अगर हमको पैरों के निशान दिखें तो वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में पादा होती है। हमको दिख रहा है कि कोई आदमी शायद वहां से चल कर गया है। तो ये जो हमारा जितना भी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो ये संसार है, ये हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ये बोला जाता है कि ये सत्य नहीं है, ये हमारे लिए माया है। बट हम लोग जब इस बॉडी में अपने सोल और अपने मून, अपने माइंड के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और यही हमारे लिए सत्य भी दिखाता है। तो आरूढ़ लग्न से इंसान का सारा मटेरियल एग्जिस्टेंस देखा जाता है कि वो सबसे पहले तो जैसे मैंने बात करी थी कि लग्न से इंसान का मैं तत्व निकल के आता है, वो क्या है एक्चुअली में। और आरूढ़ लग्न से ये निकल के आता है कि इंसान किस तरह से परसीव करा जाता है इस दुनिया में, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी कैसी इमेज है, वो अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स लोग जानते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स लोग जानते हैं, या वो न्यूट्रल किस्म का आदमी है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके हिसाब से मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में कुछ चीजें लोगों के सामने आती हैं और उन चीजों को देखकर, महसूस कर कर हम लोग ये किसी भी इंसान के बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्नब ने कुछ हमें पहले डिस्कस करा था कि उन्हें गोविंदा बड़े अच्छे लगते हैं। तो गोविंदा से वो कभी मिले नहीं हैं, उन्होंने गोविंदा को सिर्फ काम करते हुए देखा है और उन्होंने गोविंदा के बारे में शायद कुछ पढ़ा होगा, उसको टीवी पे देखा होगा, उसको सिनेमा पे देखा होगा और उनके बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त करी होगी। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है इनके पास, वो उनके बहुत बड़े एस्पेक्ट में आरूढ़ लग्न के हिसाब से है कि वो क्या करते हैं, क्या उनकी इमेज है, और उनके दशांश कुंडली के हिसाब से है कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो एक अच्छे एंटरटेनर हैं और वो सबको एंटरटेन करते हैं। जैसे हम लग्न से विभिन्न विभिन्न हाउसेस को और भावास को देखते हैं, वैसे ही हम लोग आरूढ़ लग्न से भी अलग अलग भावास को देखते हैं। हम इस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे कि कैसे हम आरूढ़ लग्न से अलग अलग भावास को देखते हैं, बट अभी हम सिर्फ ये समझ लें एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंसान का मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन है और जो लोगों का उसके लिए ओपिनियन है, वो आरूढ़ लग्न से देखा जाता है। लोगों का ओपिनियन जैसे मैंने बताया कुछ फालतू में नहीं होता। लोग पागल नहीं है कि वो किसी के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं। जब तक उनके पास कोई चीज समझने का, ये एक ओपिनियन बनाने का कोई रीजन नहीं होता, तो लोग वैसे किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाते हैं। जैसे कोई आदमी बार बार अपनी इमेज
भगवान के साथ या मंदिरों के साथ या पूजा करता हुआ या समाधि या किसी तरह की कुछ तपस्या करता हुआ या हर समय कुछ न कुछ इसी तरह की धार्मिक चीजें करता हुआ दिखता है हमको, और उसकी वेशभूषा भी काफी कुछ ऐसी है कि उसने भगवा पहन रखा है या फिर वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसने उसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं और वो उसी तरह के लोगों के साथ घूमता है, तो हमारे दिमाग में पूरी की पूरी इमेज ये आ जाएगी कि ये आदमी बहुत धार्मिक है और ये सारे धर्म के और स्पिरिचुअलिटी के काम करता रहता है। रियल लाइफ में हो सकता है वो आधे घंटे का अपना ये प्रेजेंटेशन देता हो और वो उसके बाद जाके सारे सारे अधार्मिक काम करता हो, वो एक अलग बात है, वो हमको पता नहीं चलेगा। बट जो हमारे सामने हमको प्रेजेंट करा जा रहा है, जो हमको दिखा जा रहा है, वो हम उसके बारे में इस तरह से उस आदमी का ओपिनियन बनाते हैं। सत्य और माया के बारे में एक छोटी सी बात और ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो एक मैनिफेस्टेशन है। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ हमारे सामने किसी तरह से आई है और हम लोग अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या समझ सकते हैं, जो भी चीज़ मैनिफेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स अभी चल रहे हैं उसके बारे में जब तक लोग उसको सुनेंगे नहीं, जब तक मैं उनको शब्दों में डालूंगा नहीं, बांधूंगा नहीं, और मैं जब तक उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा, तब तक कोई मेरी बात समझ नहीं सकता कि मेरे दिल में और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ये एक मैनिफेस्टेशन है और इसका जो मेरे दिमाग में एक्चुअल 100% जो फीलिंग्स चल रही हैं वो मैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से, वो मेरी कैपेसिटी टू एक्सप्रेस पर डिपेंड करता है। और किसी भाषा में किस हद तक हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। भाषा में हम जितना ज़्यादा तरह से अपने आप को, जितना डिटेल फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उतनी रिच या उतनी अच्छी भाषा मानी जाती है। सो एंड ऑफ द डे मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है उसको मैं पूर्ण 100% फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ और ऐसा सबके साथ होता है। फिर भी हम अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और सामने वाले जो हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो हमको सुन रहे हैं वो एक परसेप्शन बनाते हैं। तो ये जब तक ये मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तब तक सामने वाला उसके बारे में एक ओपिनियन या एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएगा। शुरू में जब हम लोग सत्य और माया की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर धीरे धीरे जब इस थॉट प्रोसेस पे इंसान सोचने लगता है तो ये चीज़ें काफ़ी नेचुरल हो जाती हैं। तब हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सत्य क्या है और माया क्या है। वैसे बोला जाए तो इंसानी जीवन में 2 ही सत्य होते हैं, एक तो उसका जन्म होता है और दूसरी उसकी मृत्यु होती है। इसके बीच में जो भी होता है वो सब के सब वेरिएबल है, वो सब के सब बदलता रहता है और इसी तरह से हमारा जीवन यहाँ पे पृथ्वी पे मृत्यु लोक में चलता रहता है। तो आरूढ़ा लग्न हमारा जितना भी मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेड एग्जिस्टेंस है उसके बारे में बताता है। तो हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सोसाइटी में एक सिंबल होता है और सोसाइटी स्टेटस को काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है कि भाई इंसान क्या करता है, उसके पास कितनी वेल्थ है और वो बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है। बड़ा आदमी और छोटा आदमी की जो डेफिनेशन है वो इंसान के स्टेटस पे, वो क्या करता है, किस तरह से वो जीता है, किस तरह के घर में वो रहता है, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, क्या उसके विचार हैं, वो अच्छे विचारों वाला है या वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का आदमी है, वो वॉर करता है या वो पीस की बात करता है। तो जो भी जो उसका मटेरियल स्टेटस है उसके बारे में आरूढ़ा लग्न हमारे को बताता है। ऐसे ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट लग्न होता है जिसको हम बोलते हैं होरा लग्न। होरा लग्न का, होरा जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति 2 वर्ड से हुई है, अहो और रात्र। तो अगर हम फर्स्ट वर्ड का पहला पार्ट और लास्ट वर्ड का सेकंड पार्ट बाहर निकाल दें तो वो होरा बनता है। होरा का मतलब होता है हमारी दिन रात किस तरह से हमारा सस्टेनेंस इस वर्ल्ड में
इस मृत्यु लोक में रहेगा। होरा का सबसे प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी वेल्थ को लेकर होता है और हमारी सस्टेनेंस को लेकर होता है, क्योंकि जब इंसान ने ऑर्गेनाइज तरह से जीना स्टार्ट करा तो सबसे पहली चीज जो उसने अपने जहन में लेके आई अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो उसने फूड को और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको उसने स्टोर करना स्टार्ट करा और अपनी एग्जिस्टेंस को उसने स्मूथ बनाना स्टार्ट करा कि भाई मैं अब रोज काम नहीं करूंगा, या फिर मैं रोज काम करूंगा तो अलग अलग तरह के काम मैं रोज करूंगा, बट किसी तरह से मैं कुछ ये इंतजाम कर लूं कि मेरा जो जीवन है वो चलता रहे, या फिर मेरे को कम से कम शॉर्ट टर्म में जो मेरे को सप्लाईज चाहिए, जो भी चीजें मुझको अपने जीवन में जीने के लिए चाहिए वो मुझे मिलती रहें। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते लेते अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आए, आज के ज़माने की तरफ आए, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि इंसान को अपने एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होती हैं और जिन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा, वो हम होरा लगना से देखते हैं। और जब भी हम होरा लगने की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इंसान का वेल्थ के लिए परसेप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान पैसा खर्च करके कोई गाड़ी लेके आ जाता है, उसके लिए उसका जो परसेप्शन है वेल्थ का उस समय के लिए, वो उसका कंफर्ट है, वो व्हीकल है जिसको वो खरीद के लेके आया है। अभी पैसे उसके पास थे, पैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते और वो पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करता तो वो उनको खर्च नहीं करता, वो गाड़ी नहीं लेके आता। तो अभी हम इस एग्जाम्पल में ये देखें तो उस आदमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये गाड़ी निकल के आई है, वो वाहन का सुख निकल के आया है जिसको लेके वो घूमेगा, या वो सैर सपाटा करेगा, या वो अपना काम करेगा, या वो लोगों के साथ अपना एक स्टेटस भी दिखाएगा कि भाई मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं ज़्यादा अमीर आदमी हूँ, मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ, वो जो भी उसकी मंशा हो। बट हम उसके वैल्यू सिस्टम को देख सकते हैं कि उस आदमी ने गाड़ी को और अपने सुख को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और धन को खर्च कर दिया। ऐसी स्थिति में जो इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ बार बार करते हैं, जैसे वो 4th हाउस की चीज़ों के ऊपर, जैसे कोई आदमी अगर नौकरी कर रहा है और वो जैसे ही उसके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है तो वो ये सोचता है कि मुझे जीवन में जीना तो है ही, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, घर खरीद लेता हूँ। तो वो घर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो अपना पैसा भी बचा रहा है, वो किराए के मकान का पैसा भी नहीं देता। तो उस आदमी के वैल्यू सिस्टम में जो हाउस है और जो कंफर्ट है जो कि उसको जीने के लिए चाहिए, वो 4th हाउस की एक्टिविटीज पे वो आदमी अपना खर्च कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस आदमी का होरा लगना 4th हाउस और 10th हाउस की एक्सेस पे हो सकता है। इसको होरा लगने को हमको नॉर्मली एक एक्सिस के थ्रू देखना है, फिर पर्टिकुलरली वो कहाँ पे है, ये कौन से हाउस में वो बैठा है, वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंसान को। तो इस तरह से हमको होरा लगना का प्लेसमेंट लगना के हिसाब से देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का होरा लगना 5th हाउस में है तो हमको ये देखना चाहिए, हमको ये मालूम चलेगा कि इस आदमी का परसेप्शन ऑफ वेल्थ जो है, परसेप्शन ऑफ एग्जिस्टेंस है, किन चीज़ों को ये इम्पोर्टेंस देता है, किन चीज़ों पे ये खर्च कर सकता है जब ज़रूरत पड़े, कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो 5th हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे 11th हाउस से मित्र देखे जाते हैं, 11th हाउस से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, 11th हाउस से गेम्स देखा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि वो इंसान इन लोगों को इम्पोर्टेंस देता हो, या फिर वो और गेम्स लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हो या खर्च करता हो। 5th हाउस से हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे फॉलोअर्स, चिल्ड्रन, उसकी एबिलिटीज़, उसकी मैनेजमेंट स्टाइल और
वो किस तरह से अपना सारा प्रबंधन करता है, ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं जिन लोगों के साथ इंसान इमोशनली काफी अटैच होता है, जिनको वो इमोशन से प्यार करता है। इसीलिए अगर हम लव मैरिज और लव या फिर प्रेम विवाह के बारे में देखते हैं तो सेवेंथ हाउस जो कि स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ फिफ्थ हाउस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान लव मैरिज करता है तो वो उस अपने पार्टनर के साथ इमोशनली काफी अटैच होता है। और कंजर्वेटिव कंट्रीज में अगर वो रह रहा हो जहाँ पे रिलीजन, कास्ट, क्रीड या फिर और भी अदर बाकी सोशल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर वो रोकते हैं उसको वो चीज़ करने से, तो वो उसका इमोशन काफ़ी हावी होना चाहिए उस इंसान पे कि वो सोसाइटी को इग्नोर कर सके और वो अपने जहन में जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसको कर सके। सो फिफ्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं कि इंसान जिन लोगों पे इमोशनली अटैच्ड है वो उन लोगों पर भी खर्चा कर सकता है। ऐसे ही हम अलग अलग हाउसेस के बारे में होरा लग्न से देखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो लग्न होता है उसका नाम होता है घटिका लग्न। होरा लग्न HL नाम से आपको जगन्नाथ होरा में दिख जाएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में अगर आप अपनी खुद की कुंडली खोल के देखें तो आप देखिए आपका होरा लग्न कहाँ पे है और आपका वैल्यू प्रपोजिशन वेल्थ का कहाँ पर है। आप क्या चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं या बार बार आप किन चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकते हैं या आपके लिए वो वैल्यूएबल है। इसी तरह से जो घटिका लग्न होता है वो इंसान का सेंस ऑफ पावर दिखाता है, उसको क्या अथॉरिटी जिंदगी में मिलती है और क्या चीजें उसके लिए जरूरी हैं कि वो उसकी पावर को यूटिलाइज कर सके या फिर वो फील कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में घटिका लग्न को भी हम एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मैंने जब भी जो एग्जाम्पल लिया कि किसी का घटिका लग्न सिक्स्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस एक्सिस में अगर हो तो सिक्स्थ हाउस दिखाता है किसी भी किस्म की सर्विस, एनिमीज। ट्वेल्थ हाउस दिखाता है लिबरेशन, मोक्षा और फ्रीडम और किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होना। तो जिस भी आदमी का घटिका लग्न सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस एक्सिस पे होगा उस आदमी के लिए ये वाले एस्पेक्ट्स अपनी पावर, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उस आदमी के लिए अपनी लिबरेशन या फिर इंडिपेंडेंस के साथ अगर वो कोई चीज़ कर सके, उस पर जोर जबरदस्ती कोई ना करे, तो वो उसकी पावर कहलाएगी। वो उसके लिए उसका घटिका लग्न होगा। जिस इंसान के लिए घटिका लग्न फर्स्ट हाउस या सेवेंथ हाउस एक्सिस पे है उसमें उसका मैं तत्व काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसको मैं के लिए पावर और मैं के लिए जो इन्फ्लुएंस है उसकी, वो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसमें अभी हमको प्रीमेच्योरली इस कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना चाहिए इस तरह से कि जिसका घटिका लग्न और सेवेंथ हाउस एक्सिस पे होगा वो आदमी बहुत ज़्यादा प्राउड होगा या बहुत ज़्यादा पावर फोकस्ड होगा। वो आदमी का जो सेंस ऑफ पावर है, जो सेंस ऑफ रूलरशिप है उसके अंदर, जो उसका घटिका लग्न दिखाता है, वो स्वयं के ऊपर आ रही है और वो उसके पार्टनर के ऊपर आ रही है या जिन भी लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है। हम इसको अभी इतना ही समझें। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज चैप्टर्स में हम एक एक हाउसेस जब हम बोल रहे हैं तो हम हमेशा नेटल एसेंडेंट से लग्न से देख रहे हैं और उसी रेफरेंस फ्रेम को लेकर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो हम एक एक हाउसेस का होरा लग्न को भी और डिटेल में डिफाइन करेंगे, घटिका लग्न को भी और डिटेल में डिफाइन करेंगे और एक एक एक्सिस के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फलाने आदमी का या तो वो बड़े पॉपुलर थे या फिर हम किसी को जानते हैं जो कि हमारी विसिनिटी में ही है, उनका क्या परसेप्शन है। अच्छा, ये अब इन लग्नस को डिफाइन, अभी स्त्री लग्न भी मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं और अभी हम लोग सिर्फ ये 3 लग्नस के ऊपर बात करें जो कि नेटल लग्न, नॉर्मल लग्न, बाकी के 3 लग्न आरूढ़ लग्न, होरा लग्न और घटिका लग्न। तो लग्न, होरा लग्न और घटिका लग्न को जो प्लैनेट राशि दृष्टि से कनेक्ट करते हैं वो महायोगदा कहलाता है।
क्योंकि वो तीनों की तीनों एस्पेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, और वो इंसान को धन हो रहा, उसका जितना भी एग्जिस्टेंस है, उसकी घटिका लगना मतलब उसकी पावर, उसकी इन्फ्लुएंस, और लगना उसका खुद का एग्जिस्टेंस, कि वो चीजें उसके पास आ रही हैं, वो चीजें वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर होरा लगना, घटिका लगना, लगना के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा तो इंसान किसी तरह से अपनी वेल्थ के ऊपर काम भी करता रहेगा, अपनी घटिका लगना, अपनी पावर और अपनी इन्फ्लुएंस के ऊपर भी काम करता रहेगा, पर उसको वो पावर मिलेगी नहीं, वो लगना पे पहुंच नहीं रही है ढंग से, अगर वो ढंग से कनेक्टेड नहीं है, राशि दृष्टि से हो, प्लैनेट के प्लेसमेंट से हो, या फिर किसी और तरह से हो, ओनरशिप से हो, पर वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके वो चीजें उस आदमी के पास पहुंचती हैं। अभी हम वापस से लगना पे आते हैं, और हम ये देखते हैं कि लगना से इंसान के अंदर, हम ये मान लें कि उसके दिमाग में किसी तरह से, एक जहन में उसके किसी तरह की एक कोडिंग या एक प्रोग्रामिंग उसके दिमाग में हो रखी है कि वो किस तरह से जिंदगी को लेगा और वो किस तरह से वो जिएगा। तो अगर हमको सिर्फ इंसान का लगना पता हो तो हम उसके बारे में कुछ कुछ चीजें पूर्ण तरह से बोल सकते हैं। उन चीजों की डिटेल्स, क्वालिटी और इंटेंसिटी हर इंसान के ऊपर वेरी करेगी, क्योंकि ज्योतिष में जो चीजें होती हैं वो हम ये माने सारे के सारे पैरामीटर्स और सारे रूल्स जब लग जाते हैं, जो फोर्सेस पॉजिटिव तरह से प्ले कर रहे हैं वो पॉजिटिव तरह से प्ले करते हैं, जो फोर्सेस नेगेटिव तरह से प्ले कर रहे होते हैं वो नेगेटिव तरह से बिहेव करते हैं, और कुछ फोर्सेस न्यूट्रल हो सकते हैं, इसके बीच में भी बहुत तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। तो उनका जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकल के आता है वो एक्चुअल में इंसान के साथ घटता है, वैसा वो फील करता है, और वैसी सिचुएशंस दूसरों को भी देखने को मिलती हैं। सो हम जब सीखेंगे ज्योतिष तो एक एक पैरामीटर को समझते जाएंगे, और एक एक पैरामीटर कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी फल को देखने में, किसी जातक को समझने में, या किसी एंटिटी की कुंडली को समझने में, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये फलाना एस्पेक्ट इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये दूसरा एस्पेक्ट इस तरह से बिहेव कर रहा है, और क्यूमुलेटिवली फाइनली हमको इन सबको मिला के देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। सो थंब रूल्स वर्क, बट हमको रैशनल एनालिसिस पूरे चार्ट का, पूरे हॉरोस्कोप का, हर चीज के हर एंगल के हिसाब से करना होता है, तब हम कंक्लूसिव पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं। इस चीज को अचीव करने के लिए एक एक एंटिटी, एक एक कॉन्सेप्ट कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से अपनी बात पे आता हूं, जैसे अगर हम लग्ना की बात करें, हम वैसे हर एक लग्ना के बारे में अभी हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ टॉरस लग्ना का। टॉरस वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, वृषभ लग्ना के जो लोग होते हैं, वो काफी प्रैग्मेटिक और हार्ड वर्किंग होते हैं, उनमें मेहनत करने की बहुत क्षमता होती है, और अगर जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल वृषभ एक बुल की तरह बिहेव करते हैं, और थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं या अपना उस तरह से काम कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनमें होती है, उन लोगों में वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का शौक होता है, और जो भी आदमी टॉरस लग्ना का होगा उसमें कहीं ना कहीं ये गुण जरूर होगा, कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज जरूर होंगी कि वो वेल्थ को थोड़ा एक्यूमुलेट करके रखें। और इसीलिए टॉरस लग्ना के लोगों को वेल्थ एक्यूमुलेशन का शौक है। ये लोग वर्ल्डली काफी स्मार्ट भी होते हैं, काफी चतुर होते हैं। इनको पता होता है कि किस तरह से इनको अपना काम निकलवाना है सोसाइटी में। ये लोग बहुत अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि सामना वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, सामने वाले को नेगोशिएशन में क्या प्रपोज करा जाए, या सामने वाले को किस तरह से हम हैंडल करें कि सामने वाला हमारी बात मान जाए और हम उसके साथ अपना काम कर सकें। तो जो आदमी प्रैक्टिकली अपना काम दुनिया में आराम से कर सकता है, वो आदमी अपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि वो कुछ पुख्ता चीज दुनिया में जाके अचीव कर सकता है।
और एज कंपेयर टू डूइंग अ जॉब अपना बिजनेस करना काफ़ी टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंसान को खुद मैनेज करनी पड़ती हैं और मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं। कोई इंसान जॉब कर रहा होता है तो वो सिंपली अपने ऑफिस में जाता है और अपना एक फंक्शनल रोल निभा के आ जाता है। अगर ऑफिस में बिजली नहीं आ रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फॉर एग्जांपल कहीं पे पानी की सीलन आ गई है, तो वो एक फंक्शनल रोल जो आदमी जो वो रोल प्ले कर रहा है वो उसका काम नहीं है। अगर वो किसी जगह का मैनेजर है तो ये उसका काम नहीं है कि वो गंदगी को साफ करे, ये बाकी लोगों का काम है। बट जो बिजनेस ओनर है उसको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको कोई ना कोई आदमी या तो वो खुद करे या फिर वो किसी को अपॉइंट करे कि सारा के सारा काम अच्छे से होता रहे, तभी वो बिजनेस चल सकता है। सो टॉरस लग्न के लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बहुत जो शौक होता है वो ये होता है कि वो जब तक उनको अपने पर्सनली खुद के लिए या फिर अपने कॉज के लिए जो भी किस्म की चीज़ के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ उनको पॉजिटिव या बेनिफिशियल चीज़ नहीं निकलती है, नहीं मिलती है, तो वो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम जहन में रखें और टॉरस लग्न का जातक अगर हमारे पास आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ें जहन में आ जानी चाहिए कि ये इंसान का जो एक एटीट्यूड है, जिस तरह से ये बिहेव करेगा, जिस तरह से ये संसार में चलेगा, ये इस तरह से चलेगा, तो हम अगर उसके साथ उसको मॉड्यूलेट करके उसके हिसाब से उसको चीज़ें समझाएं तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी चीज़ों की। तो इस तरह से एक एक लग्न को लेके हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे स्कॉर्पियो लग्न की अगर हम थोड़ी बात करें, जो वृश्चिक लग्न होता है, वृश्चिक लग्न के लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, उनको चीज़ों को छुपा के रखने का शौक होता है। वो कभी भी मोस्टली वो दुनिया में जाके ओपनली सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। वो जब तक कोई चीज़ अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक वो उसको गुप्त फॉर्म में उसको वो ऑपरेट करते रहते हैं और वो उसको काम करते रहते हैं। और जिन लोगों को ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को बताते हैं। नॉर्मली वो जाके ढिंडोरा नहीं पीटते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ और वो काम होने वाला है, क्योंकि वो छुपा के रखने में इंटरेस्टेड होते हैं। स्कॉर्पियो नेचुरल ज़ोडिएक का 8th हाउस है और 8th हाउस अनसर्टेनिटी और गुप्त चीज़ों का है। तो अगर हम एक एक लग्न को इस तरह से देखें, जैसे मैंने अभी टॉरस की बात करी थी, तो टॉरस जो है वो कालपुरुष की राशि में 2nd हाउस आता है। और मैंने बात करी कि टॉरस लग्न के लोगों को वेल्थ एक्यूमुलेशन का बहुत शौक होता है और उनको इसीलिए वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं या होते हैं नॉर्मली। तो इसी तरह से स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें तो वो अष्टम भाव से निकल के आता है और अष्टम भाव गुप्त चीज़ें रखने का होता है। स्कॉर्पियो लग्न के लोगों की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो लोग किसी से कॉम्पीट करने में डरते नहीं हैं। आप उनको प्रपोज करिए, आप उनके साथ चैलेंज करिए, वो तुरंत आके आपके साथ कॉम्पीट करना स्टार्ट कर देंगे। और कॉम्पीट करने में वो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान चुनाव लड़ता है या फिर वो किसी भी लेवल पे वो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए काम कर रहा है या फिर वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो स्कॉर्पियो लग्न के लोग होते हैं इनको कॉम्पीट करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये लोग बिना डरे कॉम्पीट कर सकते हैं और इसीलिए ये लोग चुनाव में या रण में अगर आप इनको कोई भी चैलेंज करें तो ये बहुत आसानी से उतर सकते हैं। ये इनकी दूसरी क्वालिटी होती है। आप कॉम्पीट करने की अगर हम बात करें तो वो मॉडर्न टर्म्स में काफ़ी एस्पेक्ट्स तक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी बार बार अगर आप उसको कुछ चैलेंज करें और वो ये बोले कि मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि ये बात गलत है, आप शर्त लगा लो, तो आपके जहन में एक घंटी बज जानी चाहिए कि ये आदमी बार बार कॉम्पीट करता है, ये आदमी बार बार चैलेंज करता है, तो पॉसिबल है कि इसका स्कॉर्पियो लगना हो सकता है। दूसरी चीज़ हमको ये देखनी चाहिए कि कंपटीशन सिर्फ कोई लड़ाई झगड़े या किसी चुनाव में लड़ने का एक कंपटीशन नहीं होता। क्विज में पार्टिसिपेट करना भी एक कंपटीशन होता है कि भाई क्विज हो रही है, उसमें दिमाग किस इंसान का कितना ज़्यादा है, उसमें कितनी बुद्धि है, कितना सारा ज्ञान है उसके पास, इस चीज़ का कंपटीशन चल रहा है। तो अगर कोई स्कॉर्पियो लग्न का इंसान होगा जो कि बुद्धिजीवी होगा, उसको बहुत मज़ा आएगा कि वो क्विज में पार्टिसिपेट करे और वो उसको जीते या फिर उसके बारे में वो अच्छे से उसमें कॉम्पीट करे।
स्कॉर्पियो लग्न के लोग थोड़े से हार्श भी हो सकते हैं और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह से कभी कभी ये चीज़ों को बोल देते हैं, तो लोगों को कभी कभी थोड़ा बुरा भी लग सकता है। तो ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े से गुणों के बारे में मैंने आपको अभी बताया, और ये यही बताने के लिए बताया कि ये एक इंसान का लग्न अगर एक है तो वो इस तरह से बिहेव करेगा। इन चीज़ों की क्वालिटी और इंटेंसिटी की, वो शर्त लगाने की आदत, और वो कितनी बार शर्त लगाते हैं या कितनी बार किस इंटेंसिटी के साथ उसको करते हैं, ये सब में वेरी कर सकती है। बट मोटे मोटे तौर पे सब लोगों में, जो भी स्कॉर्पियो लग्न के लोग हैं, उनकी ये आदतें या ये क्वालिटीज उनमें जरूर होती हैं, क्योंकि ये उनका लग्न है, ये उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। इस कोडिंग के साथ उनकी रिएक्टिव पावर को भगवान ने, परमात्मा ने, ऑलमाइटी ने बनाकर उनको इस तरह से भेजा है। जिस तरह से हम लोग कोडिफाइड होते हैं, जिस तरह से हम लोगों की ट्यूनिंग होती है, गॉड जिस तरह से हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चीज़ें भरता है, हम उस तरह से उसको बिहेव करते हैं, और फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज और समय के हिसाब से, देश काल और पात्र के हिसाब से हम लोगों के साथ अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। लग्न के बारे में और ये बोलना चाहूँगा कि जो राशि चार्ट में लग्न उदय हो रहा होता है नेटिव की कुंडली में, जातक की कुंडली में, वो जो क्वालिटीज और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो लग्न जो देता है, वो उस इंसान के जहन में सबसे ज़्यादा तरह से वो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं या बहुत पावरफुली उस इंसान के ऊपर वो एक्ट करती हैं। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हमको देखना चाहिए लग्न, वो होता है नवमांश कुंडली, जिसको हम D9 बोलते हैं। नवमांश कुंडली में हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो लग्न वहाँ पे राइज कर रहा होता है, वो किसी इंसान का एक तरह से इंटरनल मेकअप दिखाता है। वो एक्सटर्नली वो इंसान कुछ हद तक उस तरह से बिहेव करता है जो कि उसका नवमांश कुंडली में लग्न राइज हो रहा होता है, बट प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो लग्न की, जो कि इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से वो फिजिकल प्लेन में लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो हमको राशि चार्ट के लग्न से ही देखनी चाहिए। क्यूमुलेटिवली अगर हमको अच्छा एनालिसिस किसी इंसान के बारे में करना है तो हमको दो जगह पे लग्न देखना चाहिए, राशि चार्ट में और नवमांश चार्ट में। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने अभी बात करी थी कि किसी आदमी का टॉरस राइजिंग हो राशि चार्ट में और स्कॉर्पियो राइजिंग हो नवमांश चार्ट में, तो जो टॉरस के जो गुण मैंने, या जो टॉरस के कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंसान में ज़्यादा कूट कर भरे होंगे, जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेड फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट उसके इंटरनल मेकअप में स्कॉर्पियो की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो भरी हुई होंगी, तो वो इन दोनों के साथ मिलकर काम करेगा और जो क्यूमुलेटिवली रिजल्ट आएगा वो मिल के आएगा। इस तरह से हमको समझना चाहिए। फिर जैसे जैसे हम अलग अलग वर्ग कुंडलीज में जाते जाएंगे तो उस वर्ग कुंडली में क्या लग्न उदय हो रहा है, वो उस इंसान का उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर किस तरह से वो ऑपरेट करता है, किस तरह से वो चीज़ों को समझता है, वो हमको दिखाएगा। जैसे D10 की अगर हम बात करें और हम किसी और एक्वेरियस लग्न की बात करें, तो एक्वेरियस लग्न के जो लोग, सबसे बड़ी बात होती है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्मार्ट होते हैं और वो पढ़ने लिखने में और कहानियाँ लिखने में और किताबें लिखने में या ज्ञान लेने में या किसी भी किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की तरफ उनका अच्छा रुझान होता है। एक्वेरियस लग्न की एक बहुत अच्छी क्वालिटी और एक ये होती है कि इन लोगों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में बहुत मज़ा आता है। ये काफ़ी मिलजुल के काम करने में बिलीव करते हैं और अगर कोई ग्रुप इनको मिल जाए तो ये बहुत खुश होते हैं और उनके साथ पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उस इंसान के अलग अलग मेकअप्स अब हमको ये समझना चाहिए। राशि चार्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो फिजिकली कैसे बिहेव करेगा। D9 चार्ट धर्म के हिसाब से और उसके इंटरनल मेकअप के हिसाब से वो कैसे करेगा। फिर धीरे धीरे अलग अलग वर्ग कुंडली में हम जाते जाएंगे, बट हमको अभी जो इंपॉर्टेंस देनी है लग्न की वो राशि चार्ट में देनी है और नवमांश कुंडली में हमको इंपॉर्टेंस देनी है। आरूढ़ लग्न के बारे में एक बात और मैं ये क्लियर करना चाहूँगा
कि इंटरनेट पे हम लोग काफ़ी बार पढ़ते हैं कि दिस इज़ द परसेप्शन ऑफ द पीपल फॉर यू फॉर द नेटिव एंड दिस इज़ द माया एसोसिएटेड विद द नेटिव एंड दिस एंड दैट। ये सब कुछ सही नहीं है। हम लोग ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये आपकी इमेज, किसी इंसान की इमेज जो कि एसोसिएटेड है, पर वो इमेज ऐसे ही नहीं बनी है। लोग बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी इंसान के बारे में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं। इंसान उस तरह से जाने अनजाने में किसी न किसी फॉर्म में इस तरह से बिहेव करता है कि वो उसकी इमेज निकल के आती है। और ये माया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने आप को प्रभु के साथ काफ़ी क्लोजली, परमात्मा के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएट कर चुके हैं। ये बाकी लोगों के लिए एक हार्डकोर रियलिटी है और ये उनके लिए सबसे बड़ा सत्य है। अगर हम किसी आदमी को आज बोलें कि जो आप देख रहे हो ये माया है, ये असत्य है, तो ये काफ़ी अजीब सी बात होगी। अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह की बात करें तो जज साहब हमको ये बोलेंगे कि भाई साधु महाराज, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, पर हमारी जो ये प्रैक्टिकल दुनिया है जिसमें हम लोग जीते हैं ये इस तरह से नहीं चलती है। ये कोई माया ये तब है जब हम इसको स्पिरिचुअली और बहुत क्लोजली ज्ञान से, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ सोचें। नहीं तो नॉर्मल आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा सच है। अपना पर्सनल स्टेटस, अपना खुद का किस तरह से उसकी इमेज देखी जा रही है, क्या वो कमा रहा है, क्या वो खर्च कर रहा है, वो किस तरह से जीता हुआ दुनिया में महसूस होता है दूसरों को, ये उस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरूढ़ लग्न को हमको इस एंगल से देखना चाहिए। जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। प्लैनेट इन द हाउस, जो भी ग्रह वहां पे बैठा हुआ है, प्लैनेट लॉर्डिंग द हाउस, उस राशि में जिस भी हम भाव की है जिसकी बात कर रहे हैं, उसका जो राशि का जो लॉर्ड है वो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, उस किसी भी भाव या किसी चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं तो उस पर कौन कौन से ग्रह की राशि दृष्टि है, ये हमको देखकर एक किसी भी भाव के बारे में प्राइमरी एनालिसिस हमको करना चाहिए और इंफॉर्मेशन निकाल के लेनी आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आरूढ़ लग्न को अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है। अगर हम बात करें, फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल, जो आरूढ़ का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज रूल्ड बाय मून, क्योंकि हम लोग सोसाइटी को ज्योतिष में मून से कोरिलेट करते हैं। और मून की अगर बात करें तो मून एक काफ़ी हैप्पी गो लकी और स्वीट किस्म का प्लैनेट होता है, जिसको किसी के साथ भी दुश्मनी करने का, लड़ाई करने का कोई शौक नहीं होता है। वो सबको अपना मित्र मानता है। पर यह बात दूसरी है कि कुछ प्लैनेट्स उसको अपना मित्र नहीं मानते हैं और वो उसके साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। बट मून को इस पूरी दुनिया में, इस माया में रहना, इस माया के अंदर विचरण करना और यहाँ की सारी चीज़ों को देखना, समझना, जीना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जब चंद्रमा अष्टम भाव में जाता है तो हम एक श्लोक बोलते हैं, अष्टम चंद्र मरण करका। इसका मतलब चंद्रमा का अष्टम भाव में मरण कर का स्थान है। मरण कर का स्थान के बारे में मैं थोड़ी सी बात ये बोलना चाहूँगा कि मरण कर का स्थान किसी कार्य के हिसाब से निकल के आता है। अगर हम किसी इंसान को ये बोल दें कि आप एक फलाना काम करिए जाके, और वो काम करने में वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो, तो वो प्लैनेट हम ये बोलेंगे कि, प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलेंगे कि वो मरण कर का स्थान में बैठा हुआ है। जैसे 8th हाउस लॉन्गिविटी और डेथ और अनसर्टिनिटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाता है और उसको लॉन्गिविटी और अनसर्टिनिटी और उसको लॉन्गिविटी और डेथ की बातें उससे उसको गुजरना पड़ता है, या उसको वो देखनी पड़ती हैं, या फिर उनके ऊपर उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसीलिए वो जिस घर का मालिक होता है वो उस घर के लिए काम अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी और घबराया हुआ होता है मरण कर स्थान में कि वो अपने हाउस जिसका वो लॉर्ड है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। इसी तरह से हमको मरण कर स्थान के बारे में सोचना चाहिए। डेबिलिएटेड प्लैनेट के बारे में हमने जो थोड़ी बात करी थी पहले, जो हमने ये बोला था उसमें
स्त्री तत्व के गुण होते हैं, वो बार बार मेहनत कर सकता है, वो बार बार रिपीटेटिव एफर्ट कर सकता है, वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह बड़ा ईगोज में आके बहुत प्रफुल्लित तरह से बिहेव नहीं करता है। तो वो एक राशि के अंदर एक प्लैनेट की सिचुएशन है कि वो इन्वायरमेंट उसको कैसा लग रहा है। और मरण करके स्थाना एक एक हाउस के लिए होता है, एक राशि के लिए नहीं होता है। और एक हाउस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना है, अगर वो अच्छे से नहीं कर पाता है तो वो एक मरण करके स्थाना में वो आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फॉर्मूला 1 रेसिंग का मान लीजिए कोई ड्राइवर है जो कि बहुत बढ़िया तेजी से गाड़ी चलाता है और रोड पे वो सरपट दौड़ता हुआ चला जाता है और सबसे आगे निकल जाता है और वो फर्स्ट आ जाता है, या फिर वो बहुत जबरदस्त तरह से गाड़ी चलाता है और उसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो अगर उसको हम ये बोलें कि अब आप अपनी ये रेसिंग कार को मरुस्थल में चलाइए या फिर आप ऐसी जगह पे चलाइए जहां पे पहाड़ हो, ऊबड़ खाबड़ वहां पे रास्ता हो, तो वो अपनी रेसिंग कार को वहां पे बिल्कुल नहीं चला पाएगा और उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जो रोड है, वो जो सिचुएशंस हैं उस जगह की, उस काम की, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो वो उसकी हालत खराब हो जाएगी और वो बहुत कोशिश करेगा अपनी गाड़ी को चलाने की, पर उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगी और वो जब उस गाड़ी को चला नहीं पाएगा, वो ध्यान नहीं कर पाएगा, तो वो बहुत परेशान होगा और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये उस आदमी के लिए जो कि बहुत केपेबल है अपनी गाड़ी को एक सिंपल स्मूथ बनी हुई रोड पे चलाने के लिए, जो कि बहुत केपेबल है, वो एक मरुस्थल में या एक बहुत पहाड़ी जगह पे अपनी गाड़ी नहीं चला पाएगा और ये उसका मरण करके स्थाना हो गया। आरूढ़ लग्न के बारे में और हम ऐसे देखेंगे, अभी हम सिर्फ आरूढ़ लग्न पे फोकस कर रहे हैं कि वहां पे कौन सी राशि है, वहां पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और कौन कौन से ग्रह उस जगह पे राशि दृष्टि कर रहे हैं। उस इन्फ्लुएंस को अगर हम क्यूमुलेटिवली जोड़ कर देखें तो उस तरह की इमेज इंसान की इन जनरल टोटलिटी में रहेगी। हम ये जानते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग समय पे हावी हो जाते हैं, जिस तरह से हावी हो जाते हैं मतलब इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरह से उनकी दशा या अंतरदशा चल रही होती है। हम नक्षत्र दशा की बात करें तो किस तरह से प्लैनेट्स की दशा चल रही होती है, चाहे वो कंडीशनल नक्षत्र दशा हो या वो नॉर्मल नक्षत्र दशा हो, वो एक अलग बात है। या फिर अगर हम राशि दशा की भी बात करें तो कौन सी राशि किस तरह से उस आरूढ़ लग्न को इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन से प्लैनेट उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो एक चीज किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेरी कर सकती है किसी इंडिविजुअल के लिए, और वो अलग अलग तरह की आरूढ़ास या इमेज उसको दे सकती है उसके पूरी साइकिल ऑफ लाइफ के हिसाब से। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए उस समय इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या कैसा पढ़ रहा है, वो कौन सी चीज़ें पढ़ रहा है। फिर इंसान आगे बड़ा होता है तो वो उसकी शादी हो गई है कि नहीं हो गई है, उसका अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप चलता है कि नहीं चलता है, वो किस तरह के काम कर रहा है, कैसे वो समाज में बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और जी रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, जो कि दशाज और बाकी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस की तरफ से आता है, वो एक इंसान की आरूढ़ा को बदलता रहता है और इंसान अलग अलग तरह के रोल्स और इमेजेस के साथ धीरे धीरे जीता रहता है। फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट है तो वो हम कह सकते हैं कि कोई अकाउंट्स का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छा सीए बन गया, आगे जाके उसको सीए बनने का बाद उसको मज़ा नहीं आया तो उसने अपने फादर का मान लीजिए प्रॉपर्टी का बिजनेस था वो ज्वाइन कर लिया, तब वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है। तो जब तक वो स्कूल में था, जब तक वो कॉलेज में पढ़ता था, तो वो एक बहुत अच्छा सीए का या कॉमर्स का स्टूडेंट होता था। फिर उसने एक बहुत बड़ा एग्जाम पास करके सीए की डिग्री भी ले ली। तो उस समय तक उसकी जो आरूढ़ा थी वो पूरी की पूरी इस एस्पेक्ट के ऊपर लगी हुई थी। लोग उसको इस तरह से जानते थे कि एक स्कॉलर है जिसको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से समझता है ये। और जब उसने अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करा तो वो उसकी इमेज उस तरह से एसोसिएट हो गई इन ग्लोबली। फिर वो जिस तरह से संसार में या सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है उसके हिसाब से उसकी इमेज वेरी करती रहती है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले कि मान लीजिए किसी का कर्क राशि में आरूढ़ लगना है और वहाँ पे जुपिटर
बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड जुपिटर वहाँ पे बैठा हुआ है, और कोई प्लैनेट वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। अभी हम एक सिंपल सा केस लेते हैं। तो सबसे पहले तो कर्क राशि ब्राह्मण राशि है और वो मून की राशि है। और जैसे हमने बात करी कि जो भी स्टेटस का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका कारक का मून है, तो चंद्रमा है। तो जैसे ही चंद्रमा उस राशि को जहाँ पे आरूढ़ लग्न बैठा है उसको ओन करता है, तो एक बात ये साफ साफ निकल के आ गई कि इस इंसान की इमेज दुनिया में फेवरेबल होनी चाहिए। वो बात दूसरी है कि मून किस तरह से बैठा है, या बहुत ज़्यादा त्रस्त है, उसको मेलिफिक प्लैनेट्स ने, राहु केतु या फिर शनि ने किसी तरह से परेशान करा हुआ है, तो वो कुछ वेरी करेगी। बट मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि में आरूढ़ लग्न है तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि ये मून का है और जुपिटर वहां पे बैठा हुआ है। तो जुपिटर के जो भी नैसर्गिक कारक होते हैं, जैसे ज्ञान, बुद्धि, कोई बड़ा प्रोफेसर होना, या काफ़ी धार्मिक आदमी होना, या बहुत ज़्यादा धनवान होना, या एक बहुत रैशनल किस्म का इंसान होना जो कि बड़ी बड़ी सरकारी नीतियां बना सकता है, या फिर वो एक बहुत अच्छा लॉयर हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा जज हो सकता है। जो भी नैसर्गिक कारक जुपिटर के निकल के आते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट, या तो कई सारे एस्पेक्ट या सिर्फ एक एस्पेक्ट या दो एस्पेक्ट उस इंसान के चरित्र और उस इंसान के इमेज के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड होंगे, और लोग उसको उस तरह से देखेंगे, और वो खुद भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस तरह से करेगा कि वो इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होता जाएगा। तो आरूढ़ लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम शॉर्ट में बात करें, तो चंद्रमा और जुपिटर आरूढ़ लग्न को बहुत अच्छी इमेज देते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स जो बहुत अच्छी इमेज देते हैं, मून बहुत लाइकेबल इमेज देता है, सबको बहुत प्यार करने वाले इंसान की इमेज देता है, सबको बहुत पसंद आने वाले इंसान की इमेज देता है, जो सबका बहुत ध्यान रखे ऐसे इंसान की इमेज देता है, और उसको दूर दूर तक याद करा जाता है, बहुत समय तक याद करा जाता है, ऐसे इंसान को इमेज देता है। और जुपिटर एक काफ़ी ज्ञानी, और जो भी मैंने अभी उसके बारे में बात करी वैसी इमेज देता है। तो अगर ये दोनों प्लैनेट्स, या तो इनकी राशियाँ, या ये उस आरूढ़ लग्न में बैठे हों, या फिर ये राशि दृष्टि कर रहे हो, तो किसी इंसान की इमेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो तमोगुण प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और मंगल, ये बहुत अच्छी फेवरेबल इमेज नहीं देते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्म में मून के, मंगल तो फिर भी चलो ठीक है, मंगल तो फिर भी मून का मित्र होता है, और किसी तरह से आदमी थोड़ा अग्रेसिव हो, पर वो फिर भी अगर पॉजिटिव हो तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। बट अगर दूसरे प्लैनेट्स इस आरूढ़ लग्न को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, और हम देखेंगे कि वो किस तरह से निकल के आती हैं। आगे आने वाले समय में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बट मोटे मोटे तौर पे हम अभी सिर्फ आरूढ़ लग्न के ऊपर फोकस करें, और एक ये कंक्लूड करने की कोशिश करें किसी भी चार्ट में कि क्या इमेज इस आदमी को कॉरस्पॉन्ड करती है, जो कि हमको इसके बारे में पता है, जो इसके बारे में हम जानते हैं। आरूढ़ लग्न राशि चार्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल तरह से काम करता है, और जितनी भी आरूढ़ पादास हैं वो राशि चार्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल तरह से काम करती हैं। और जिन लोगों को हमने सिर्फ काम करते हुए देखा है, या फिर हम जिनके सिर्फ काम से ही उनको एवेल्युएट करते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, वो एक्टिंग करते हों, पॉलिटिशियंस हों, या किसी भी और किस्म के डोमेन में वो काम करते हों, उनके काम को अगर हम एवेल्युएट कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जितना भी उनके काम और कर्म का दायरा आया है वो उनके दशांश चार्ट से निकल के आता है। और क्योंकि वो फिजिकली कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, फिजिकली वो किसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, तो उनका राशि चार्ट का भी एक एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांगली निकल के आता है। तो नॉर्मली किसी इंसान की जो टोटल इमेज एक लेमैन के सामने निकल के आनी चाहिए, वो उसके राशि चार्ट और उसके दशांश चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आनी चाहिए। बाकी सारे चार्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर एक इंसान सोसाइटी में कैसा है, कैसा उसका ओपिनियन है, और उसने क्या काम करा सोसाइटी में, कैसा वो है,
कैसा उसने कंट्रीब्यूट करा, इन चीज़ों से किसी इंसान की इमेज लॉन्ग टर्म में या तो बनी रहती है या फिर उसके बारे में डिस्कशन होता है। आपके जो भी क्वेश्चंस हों इन एस्पेक्ट्स के ऊपर आप ग्रुप में बताएं, और अभी मैं फोकस यही करूंगा कि एक बेसिक ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन सबको मिल जाए, और ताकि हम लोग जो चार्ट्स को थोड़ा खुल के डिस्कस कर सकें। अगर हम सिर्फ राशि चार्ट को लग्न से ही देख के बात करते रहेंगे तो चीज़ें पूरी तरह से नहीं निकल के आ पाएंगी, और जब तक हम पूरे पैरामीटर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग रैशनल रीजनिंग नहीं दे सकते हैं। तो किसी भी चार्ट की जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी रैशनल रीजनिंग समझ में आए, इसलिए मैंने इनको इंट्रोड्यूस करा है। ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में मैं कवर कर लूँगा। अभी सिर्फ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या आपके जो भी जहन में सवाल हैं आप उसको ग्रुप में डाल दें या जब भी मेरे को ईमेल कर दें, और हम उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। थैंक यू।